students of a class are made to stand in rows. Question पूरा में लिखा हुआ. Sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits differ by two. नहीं. Question आपने incomplete लिखा हुआ. Students of class are made to stand in rows if 4 students are extra in a row. There will be 2 rows less. क्लास में कितने मार्क्स हैं? आउट ऑफ. यहाँ पे क्या होता है फिर? ये ना वही मेरी बात सीरियस ले ली कि यहाँ पे गलतियां करो फिर बाहर नहीं करोगे. फिर तुमने क्वेश्चन ही देख बाद में लिखा हुआ है 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो. देयर विल बी 4 मोर रोज. 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो. देयर विल बी 4 मोर रोज. वही तो हो गया ना. तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने लिया एज x. नंबर ऑफ रोज को ले लिया. क्या हो गया ये? टाइम पर आया करो. एक तो आर्यन टाइम पर आया करो. तुम लोग बाद में आते हो वो बिल्कुल ही सिस्टम हिल जाता है. Number of rows is equal to y. Total number of students is equal to xy. ठीक है. नंबर तो वही रहेगा. 4 students are extra in a row. तो x plus 4 हो गया और 2 रोज कम बनेगी y minus 2. फिर भी हमारे पास कितने बच्चे रहेंगे? xy. अब नेक्स्ट क्या होगी? 4 students are less in a row. कितनी रोज एक्स्ट्रा हुई? एक्स वाई कट जाएगा. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करो इसको. आपने सेकंड वाला क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है. नंबर सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक सम होता है. उसके बाद लिखा डिजिट्स डिफर बाय 2. मैंने क्वेश्चन दिया होगा ये क्लास में ना. पक्की बात है. हाँ ये दिया होगा बेटा. मैं देखती हूँ. वन 32 में दिया और वो दोनों की नहीं आया. डिजिट्स डिफर बाय 2. ये सॉल्व कर लिया. सहज आपने सॉल्व कर लिया ये वाला क्वेश्चन. मैम आप ये कहाँ से करवा रहे हो? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसने क्लास में से पूछा था लीनियर इक्वेशंस का. इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दूंगी. ओके मैम. ठीक है. मैं ढूंढ तो दूंगी ये वाला तो. क्या लिखना है?
ये लो 66 डिजिट्स डिफर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन है ना। अगर अब यही क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला तो लीनियर इक्वेशंस में था, अगर यही क्वाड्रेटिक में होगा ना तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाए, और ये जो 2 रोज लेफ्ट थी ना, इनमें से एक चीज मतलब सिर्फ एक लाइन दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए और सिर्फ इतना दे दिया कि हमने कुछ नंबर को बढ़ा दिया, किसी रो को कम कर दिया, तो डिफरेंस ऑफ रोज क्या आ गया। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया एक्स और वाई का? एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू, तुम्हारे पास टेस्ट पेपर है अपना अश्विनी? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कहती हूँ, जब भी आपने मुझे पूछना है कुछ भी क्वेश्चन, गेट द क्वेश्चन और जिसके साथ उसे कंपेयर कर रहे हो वो क्वेश्चन पक्का लेकर आओ। दिस इज द ओनली वे हम लोग समझ पाएंगे कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। जैसे लिखा है, द नंबर ऑब्टेन a 2-digit number and number obtained by reversing the digits। तो ये जो 2-digit नंबर है ना, इसका भी सम निकाला है। सम ऑफ अ 2-digit number and number obtained by reversing the digits is 66। digits differ by 2, find the number। जहां पर तुम्हें रिवर्सिंग डिजिट्स दिख गया ना नंबर का, मतलब तुम्हें वो 4 स्टेप करने ही करने। ठीक है, कौन सा? टेंस प्लेस पे क्या करोगे? लेट द नंबर एट टेंस डिजिट एट टेंस प्लेस इज एक्स, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस क्या लिख दोगे? वाई। नंबर क्या फॉर्म करोगे? 10x प्लस वाई। मैंने x को पहले इसलिए लिखा क्योंकि 10 को x के साथ, नंबर मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई तो मुझे पता है, याद किया हुआ है कि 42 ही नंबर बनाना है मुझे, या 43, 44 ऐसा। ठीक है, और रिवर्स क्या कर दोगे इसको, तो आ जाएगा 10y प्लस एक्स। अब इक्वेशन बनाओ, क्या लिखा हुआ है? सम किसका? डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग। अब 2-digit नंबर की जगह आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया था? रिवर्सिंग वाले में क्या आया था? अब तुम्हारी इक्वेशन या तुम्हारी स्टेटमेंट क्या बन जाती है? सम ऑफ 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस एक्स इज 66। समझ में आ गया? तभी मैंने कहा था कि जब भी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आती है, आपने ये नहीं सोचना है इक्वेशन क्या बनेगी, आपने ये सोचना है वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और उनको आपने स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में लेकर आना है। समझ में आ गई बात? इंग्लिश लिखी होगी उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है, हमें मैथ्स में ट्रांसलेट करना है। दिस सम इज 66, तो आपके पास x प्लस वाई 6 आ जाएगा। डिजिट्स डिफर बाय 2, तो x माइनस वाई भी 2 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। तो अगर आपने x माइनस वाई 2 लिखा है तो नंबर आपके पास हो जाएगा 2x हो जाएगा 8 के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी 4, y हो जाएगा 2। नंबर कहते हैं 42 बन सकता है। पर हमें ना उसने नंबर जो एक्चुअल नंबर है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया कि वो बड़ा है या छोटा है। तो नंबर 24 भी हो सकता है कि मैंने 24 सोचा अपने दिमाग में, रिवर्स किया 42, दोनों को ऐड किया 66। अब वही सेम प्रोसेस आप 42 के साथ भी कर सकते हो। मैंने 42 सोचा, रिवर्स किया 24, ऐड किया 66। दोनों ही केसेस में डिजिट्स डिफर बाय 2। आई एम नॉट सेइंग द टेंस प्लेस इज 2 मोर देन यूनिट्स प्लेस, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो जैसे मर्जी हो। समझ में आ गई बात? दैट्स व्हाई वी हैव 42 as well as 24। the number could be 42, the number could be 24 as well। मैं कहती हूँ एक नंबर सोचो जिसके डिजिट्स का डिफरेंस 3 हो, 2-digit नंबर जिसके डिजिट्स का डिफरेंस 3 हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? 52। अर्शमित क्या बोलोगे? 96, है ना? अब तुम्हारा एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स का डिफरेंस 3 हो, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 3,
You have to get me a 2-digit number. 14 का ना, अब तुमने एक ने 52 का, एक ने 96 का, किसी ने 14 भी बोल दिया, तो मैं किसी का भी आंसर गलत कर सकती हूँ? तो यूनिट्स प्लेस कैन बी मोर देन टेंस प्लेस एज वेल. आई कैन से 25 ऑल्सो, 36 भी हो सकता है. ठीक है, और ऐसे ही 52 भी, ऐसे ही 47 भी. तो यूनिट्स प्लेस कैन बी लेस, यूनिट्स प्लेस कैन बी मोर, वो नहीं कहा हुआ. डिजिट्स का डिफरेंस 3 रखना है. ठीक है ना, मान लो कोई एक पजल गेम या कोई भी ऐसा क्विज चल रही होती है, तो आपको कहा जाता है कि डिजिट्स का डिफरेंस 3 है, तो क्या आंसर मार्क करोगे? आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है, मतलब सोचना भी नहीं है, बस आंसर देना है. तो अगर किसी ने 14 दिया, डू आई हैव एनी रीजन टू से दैट पर्सन हैज नॉट स्कोर्ड? अगर सबसे पहला आंसर मुझे रिस्पॉन्स 14 मिलता है, दैट मींस दैट इज द राइट रिस्पॉन्स. समझ में आ गया? तो जब लिखा हुआ है डिजिट्स डिफर बाय 2, दैट मींस मुझे नहीं पता x माइनस वाई है या y माइनस एक्स है. पर अगर लिख दिया टेंस प्लेस इज 2 मोर देन यूनिट्स प्लेस, तो पता लग गया कि टेंस पे जो नंबर आएगा वो यूनिट से बड़ा चाहिए. बंद कर दो और एसी चला दो. इतना क्लियर है? चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैंडआउट को ओपन करो. बुक के क्वेश्चंस हो गए थे सारे, फिर रहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री वाला ना. चलो फिर उसके बाद करते हैं दूसरा, जो मैंने आपके साथ वर्कशीट शेयर की थी. और कल कोशिश करेंगे ये पूरा नेचर ऑफ रूट्स वगैरह ना, वो भी. तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हो गया? हाँ, क्या सोच रही हो? क्या हो गया? फिर नींद आ रही है? फिर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6. Cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, cost of production was 3 more than twice the number of articles produced. Let the number of articles produced per day is equal to x. Therefore, the cost of one product कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल लिखा हुआ है 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? x इंटू 3 प्लस 2x, और वो किसके इक्वल है? 90. बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ एक टेक्निक चाहिए इसमें, मतलब एक ही इसमें हमारी ट्रिक है. आपकी स्टेटमेंट को इक्वेशन में एक्स और वाई में सॉल्व करना है. मैंने एक प्रैक्टिस पेपर ना, पिछली बार सीबीएसई ने 2 प्रैक्टिस पेपर निकाले थे, उसमें एक क्वेश्चन था जो लगता था कि 3 टाइम्स पे डिस्टेंस पे सर्कुलर एसिस पर है, तो उससे लीनियर इक्वेशंस बन रही थी. द ओनली ट्रिक रिक्वायर्ड, कल करवाऊंगी आज नहीं, या आफ्टर वेडनेसडे. द ओनली ट्रिक इज, मतलब कौन बच्चा अच्छा होता है या कौन अच्छे से सॉल्व कर लेता है, सिर्फ इंग्लिश को आपको वेरिएबल्स लेकर एक्स और वाई मैथ्स में ट्रांसलेट करना है. क्लियर हो गया? फोकस ये मत करना इक्वेशन क्या बनेंगे, क्या बन रहा है. फोकस ये करो कि इक्वेशन जो भी वेरिएबल्स है उसको गिवन स्टेटमेंट में इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है. पहले वेरिएबल असाइन करो जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स गिवन है, उसके बाद देखो 4 मोर 2 लेस, उस चीज को +2 -2 ट्वाइस लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, जैसे मुझे लिखा है टोटल कॉस्ट इज 90, तो मेरे को इस टोटल कॉस्ट का मतलब समझ में आना चाहिए है क्या. हाउ डू आई गेट द टोटल कॉस्ट? दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर प्रोडक्ट. ये टर्मिनोलॉजी हमारी अगर क्लियर है, तो इस पूरे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को हमें इक्वेशंस में लिखना मुश्किल नहीं होगा. समझ में आ गई बात? ये अब मैं करवाती हूँ आपको जो मैंने आपसे शेयर किया था.
ये ना लास्ट ईयर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे। दिस टाइम आई वांट इन्हें कर लो, क्योंकि ना पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में टीचर्स डाल देंगे। अब एनसीईआरटी एक्चुअल बोर्ड कितना डालता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन टर्म पेपर में मुझे पता है टीचर्स ने कहीं ना कहीं डाल देने। एग्जाम्पल नंबर 14 फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, जल्दी करो। एग्जाम्पल 14 फर्स्ट पार्ट जो लिखा है x प्लस 1/x = 3, और सेकंड लिखा है 1/x माइनस 1/x - 2 = 3, है ना। कुछ दिन, 2-3 दिन पहले ही कोई नया मेथड देखी थी फैक्टराइज करने का, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब मुझे देखना है जिसमें मैंने अप्लाई किया ना क्वेश्चंस में, मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस था तब उस टाइम, तब तो उसमें ठीक लगा, मतलब फैक्टर्स निकल गए। बट नाउ आई वांट टू एक्सपेरिमेंट कि सब में होता है कि नहीं। हाँ, अभी भी दर्द हो रहा है। तो बड़ा गंदा किया जूम में अपडेट, बॉडी चेंज आता है। लगाओ, मेरे को जाने दो, कुछ करना है। सब ये खाने को भी दिस इज माय लाइफ राइट नाउ। हो गया, हो गया, हो गया।
चलो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, समझ में आ गया सबको? ये x + 1/x is 3 सहज। आर्यन समझ में आ गया? सेकंड वाला पार्ट बी पार्ट ए पार्ट दोनों क्लियर है ना? हमें बी में एलसीएम लो, इट इज x इंटू x - 2, यहाँ आ जाएगा x - 2 - x इज इक्वल टू 3, ये x कैंसिल हो गया, -2 यहाँ पर, x² - 2x और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया साथ ही मैंने। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अपने पास, उसमें मैंने क्या लिखा है? -2 इज इक्वल टू 3x² - 6x, so 3x² - 6x + 2 = 0। फैक्टर्स नहीं बन रहे ना, तो हमें इसे फॉर्मूला ही लगाना होगा। तो डी फॉर्म किया, b² - 4ac, 6 का स्क्वायर ऑफ कोर्स -6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2, 36 - 24 क्या आ जाएगा? 12। तो x की वैल्यू माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस वैल्यू का 12 डिवाइडेड बाय 6। अब क्लियर हो गया? तो इट इज 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 6। यहां तक नहीं छोड़ना है, √12 को क्या लिखोगे? 2√3/6। अब यहां तक भी नहीं छोड़ना है, प्लस माइनस दो अलग टर्म्स करनी है, 6 + 2√3 डिवाइड बाय 6। हाँ अब बताओ क्या कट जाएगा? हाँ अगर तुम अलग करोगी तो मैं क्या करती हूँ, मुझे अलग से टर्म्स नहीं लिखती, मैं 2 ही कॉमन निकाल लेती हूँ। तो ये आ जाएगा 3 + √3 डिवाइड बाय 3, 3 - √3 डिवाइड बाय 3। तुमने कहा है ऐसे लिख दो, वो भी बिल्कुल सही है, पर यूजुअली हम क्या करते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। ठीक है, तो कॉमन एलसीएम करके इसको ऐसे लिख देना। आपको ये दो पार्ट्स लिखने होंगे, बाई चांस 3 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया ना अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो आपने इसको एंड में लिखना है। 6 प्लस माइनस उसको सॉल्व करोगे 2√3, उसको फिर सेग्रीगेट करोगे 2 में, और जो कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है उसे भी हम करेंगे। क्लियर हो गया इतना? आपको होमवर्क दिया था कोई मैंने टेस्ट वगैरह का? टेस्ट तो वेडनेसडे को है, पिछला टेस्ट सॉल्व कर लिया सबने, प्रैक्टिस की घर पे जो भी गलतियां थी उसकी? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट टेस्ट में ना अपना होमवर्क लेके आना, जो भी पिछले टेस्ट सॉल्व किए हुए अब तक। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जाम्पल 15। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने करवाया ही था आपको, ठीक है? ये स्ट्रीम है, बोट अगर ऐसे नीचे जा रही है तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ये स्ट्रीम है, बोट नीचे से ऊपर आ रही है तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। बोट की स्पीड को x लिया, स्ट्रीम की स्पीड को y लिया, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाती है? x + y, और अपस्ट्रीम हो जाती है x - y। ये चार चीजें हमें याद रखनी है जब भी हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन मिलेगा। लेट द स्पीड ऑफ द बोट x, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, स्पीड डाउनस्ट्रीम x + y, स्पीड अपस्ट्रीम x - y, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर तो ये लीनियर इक्वेशंस में आएगा तो आपको दोनों में से कोई भी स्पीड नहीं दी जाएगी, पर चांसेस है कि ये आएगा क्वाड्रेटिक में। ये केस स्टडी बनकर भी आ सकता है, ये एक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर जब भी ये क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक में तो एक स्पीड दी जाएगी, या वो बोट की स्पीड होगी या वो स्ट्रीम की स्पीड होगी। ठीक है, तो इसमें मुझे दिया जा रहा है अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water। तो स्पीड किसकी दी हुई है? बोट की। कि बोट का इंजन अगर हम उसको जमीन पे चलाते हैं तो उसका जो इंजन है ना, वो स्टिल वाटर में, पानी में, सड़क पे 18 km/h की स्पीड पे चल सकता है। क्लियर हो गया ना? अनलाइक अ कार जिसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं,
मे बी मोटर बोट है, उसकी स्पीड ही है 18 किलोमीटर पर आवर, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकती, ठीक है। takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream. Find the speed of stream. इसके बाद की लाइन कुछ समझ नहीं आएगी बिकॉज इट्स ओनली हमें उसको इक्वेशन में बनाना है, लेकिन इक्वेशन में बनाने से पहले मुझे अपने वेरिएबल्स लिखने चाहिए। निकालने को क्या कहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम क्या लिख लेंगे? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद आपको बताना है स्पीड डाउनस्ट्रीम, और फिर बताना है स्पीड अपस्ट्रीम। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में ना हमेशा, क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि वो क्वाड्रेटिक में ही आए, तो आपने पहले क्या करना है, हमेशा इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स लेने हैं, फिर आपने स्पीड देखनी है कि वेरिएशंस अगर स्पीड में दी है तो कैसे, प्लस उसके बाद टाइम निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या लिख दोगे? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी? x माइनस 18 या 18 माइनस एक्स? बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, हमेशा हमने क्या करना है? 18 माइनस एक्स। 18 इसलिए क्योंकि वो बोट की स्पीड दी थी। एक दो क्वेश्चंस है करवाऊंगी जिसमें आपको स्ट्रीम की स्पीड दी होगी, बोट की स्पीड निकालनी है, तब आप x माइनस 18 करोगे, ठीक हो गया। हमेशा बोट माइनस वो करना है, ये स्ट्रीम हमेशा। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ टाइम अप डाउन स्ट्रीम कितना लगेगा, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 18 प्लस एक्स। तो टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हुआ? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आवर्स। बात क्लियर हो गई? टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में ये 4-5 स्टेप है जो आपने फॉलो करने हैं। पहले तो अपना वेरिएबल बताओ, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताओ, उसके बाद टाइम निकालो इन टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल हमने लिए हैं। समझ में आ गया इतना? गुरनूर समझ में आ गया? अर्शमीत समझ में आ गया? अब इसके बाद है टाइम अपस्ट्रीम। तो अब बता सकते हो टाइम अपस्ट्रीम कितना होगा? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। अब इसके बाद आ जाओ हमारी स्टेटमेंट पर। अब क्या है? वो जो टाइम टेक्स 1 hour मोर, उसके लिए मेरे पास एक्सप्रेशन है दिमाग में जो मैं फिक्स कर सकती हूँ। क्लियर हो गया? अब किसी चीज को हवा में कहना कि वो लड़की ये लड़की, ऐसे करके बात करना कि उस बच्चे ने ये किया, उस बच्चे ने ये किया, या मैं आपको स्पेसिफिक नेम करके कहूँ कि नहीं मेरे पास एक एबीसी बच्चा था उसने ये किया, आप जानते हो उसको। क्लास में किसी बच्चे की बात हो रही हो या दूसरे क्लास की किसी बच्चे की बात हो रही हो, मैम वो लड़की वो क्लास का बच्चा है, कोई बच्चा है, और एक स्पेसिफिक बच्चे को बोलकर करें, देन यू अंडरस्टैंड बेटर। तो ऐसे ही इस केस में जब उन्होंने कहा गया कि टाइम दैट इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, अब मेरे पास वो टाइम के लिए नंबर्स है, वेरिएबल्स है मेरे पास कि 24/18 प्लस एक्स है डाउनस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का है 24/18 माइनस एक्स। अब लिखा क्या हुआ है? टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगा, किससे? डाउनस्ट्रीम से। तो अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम के टाइम से +1 है। वो भी कर सकते हो, जैसे मर्जी इक्वेशन बना लो। ये आप जैसे, वो तो उसने +1 कहा तो मैंने वैसे कर दिया, अदरवाइज आई वुड हैव डन 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स +1। जैसे मर्जी बना लो कि दोनों टाइम का डिफरेंस 1 है। क्लियर हो गई बात ही? सहज समझ में आ गया? आर्यन समझ में आ गया? यस मैम। सॉल्व कर लो इसको। अब आपको ये इक्वेशन तो मैंने करवाई हुई है सॉल्व करनी।
अब इसके बाद ना बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले ना टाइम स्क्वायर डिस्टेंस वाला ही जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होगा वो पहले करेंगे। हो गया सॉल्व? इसके बाद ना जो नेक्स्ट पेज है ना उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये करना है, बाकी सब हो जाएंगे। बार बार जो प्रॉब्लम आएगी ना वो इन्हीं क्वेश्चन में आएगी, रेस्ट आप क्वेश्चन ना इसके 1, 2 और वो घर पे कर सकते हो। ठीक है, मैं करवा दूंगी क्लास में, वो नहीं कह रही हूँ। इसका आंसर 6 किलोमीटर पर आवर आ गया सबका। अब यही टाइम स्पीड डिस्टेंस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इसका वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं चाहूंगी आप खुद ही करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्लास में मैंने आपको ये सारे करवाए हुए थे, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं क्लास में, और ये आज इस पेपर में भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही करवाने वाली थी इसमें, जब मैंने ये हैंडआउट शेयर किया था तो मैं ये तो डिलीट ही कर रही हूँ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 360 kilometers at a uniform speed. Distance दिया हुआ है 360 kilometers. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the journey. अगर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस में होगा ना, ये 5 आवर मोर, ये दो चीजें दी होंगी कि स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को कम कर दिया। क्वाड्रेटिक में एक ही काफी होता है क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक का डबल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में पहली चीज हमें क्या देखना है, क्या होता है बताओ, फर्स्ट स्टेप, कि हमारा वेरिएबल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन किसके इक्वल है, एक्स किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, फिर है डिस्टेंस कितना दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है, 360 किलोमीटर्स।
जो आपके बुक में या जो स्टेटमेंट में ये मोर लेस दिया हुआ है उसको छोड़ दो। ठीक है, अब मुझे बताओ टाइम कितना लगता है इस ट्रेन को? 360 अपॉन एक्स आवर्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स आर टाइम निकालो। ठीक है, अब जो स्पीड में वेरिएशन दी हुई है, ये फर्स्ट केस था या सेकंड केस लेकर, न्यू स्पीड कितनी दी है? स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ये स्टेप्स ऐसे ही याद कर लो कि जो स्पीड की वेरिएशन है उसको मैंने अपने वेरिएबल में ऐड कर दिया, x+5 कर दिया। तो बताओगे न्यू टाइम कितना है, कि अब टाइम कितना लगेगा? पहले टेस्ट पेपर सॉल्व किया, 1 घंटे में पूरे 12 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मैं कहती हूँ स्पीड बढ़ाओ। तो नेक्स्ट टाइम आप उसी माइंड के साथ आए कि लंबा टेस्ट पेपर होगा, पहले से ही स्पीड रखे। आपने स्पीड बढ़ाई, 12 क्वेश्चन 1 आवर में सॉल्व हो गए। तो इसका मतलब आपने टाइम जो है उसी डिस्टेंस को कम टाइम में, उसी टाइम में हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ हमें कम टाइम लगा। तो अब ये न्यू टाइम क्या होगा, जो कि है हमारा ओल्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द न्यू स्पीड, 360 अपॉन x+5 आवर्स। अब आ जाओ कि इन दो टाइम्स में वेरिएशन क्या दिया हुआ है। 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, कि अब वो ट्रेन 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने के बाद 1 घंटा कम लेती है। तो कौन सा टाइम ज्यादा हुआ, ये वाला या ये वाला? पुराने वाला या नया वाला? नया वाला टाइम ज्यादा होगा, पुराने वाला टाइम ज्यादा होगा। स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई x+5 इक्वल टू 1। ठीक है ना, स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम कम होना चाहिए। तो न्यू टाइम इज लेस देन द ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम आपने बनाया है 360 बाई एक्स, पहले ये लगता था, अब स्पीड बढ़ा दी तो 360 बाई x+5 हो गया। और दोनों का टाइम डिफरेंस कितना हुआ, 1 आवर। इसी के बाद ना आप क्वेश्चन नंबर 10 करोगे। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। टाइम बहुत जल्दी पास, 6 बज भी गए। हाँ जी, अब फैक्टर्स करने हैं इसके। अगर नहीं समझ में आते ना फैक्टर्स, तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b² - 4ac ये लगाती हूँ। देखो ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1800। आप कहोगे मैम हमेशा कहती है ऐसे कर लो, पर करवाती नहीं है, इसीलिए करवा रही हूँ कि इन केस वी आर स्ट्रक। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18 4 जा कितना होता है, 72। 7200 प्लस में आ जाएगा, 7225 हो गया। अब मुझे डी जो है ना, ऐसे क्वेश्चन में 722 दिख रहा है, राइट। अब या तो इस फैक्टर, इसको ना कोशिश करनी है फैक्टराइज करना है इसको, या तो हमें परफेक्ट स्क्वायर आते होंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है।
अगर नहीं तो हम क्या करेंगे? तो आपने लिखा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7225/2। अब इस 7225 मुझे दिख रहा है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। ठीक है ना? 5, 14, 4, देन 5, देन फिर से 5 से डिवाइड होगा, राइट? तो ये आ जाएगा 289। अभी 289 क्या दिख रहा है? तो ये 7225 किसका स्क्वायर हो गया? 7 इंटू 5। तो स्क्वायर रूट हटकर क्या बन जाएगी? -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7225 विल बी 85। तो -5 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 करोगे, या -5 माइनस 85 डिवाइड बाय 2 करोगे? तो 80/2 कितना हो जाएगा? 40। नेगेटिव स्पीड नॉट पॉसिबल। आपके देख फैक्टर्स बनकर वही आएंगे 45, 40, है ना? पर ये वहां पर सोचना पड़ा, सोचने का दिमाग नहीं काम कर रहा, कहते मैम ब्लैंक हो गया, बिल्कुल दिमाग काम नहीं किया, तो ये फॉर्मूला चला लो कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। बात समझ में आ गया? तो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कि जब वो 40 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है तब उसको टाइम लगा, उसने स्पीड 5 बढ़ा ली, 45 कर ली, तो उसको 1 घंटा कम लगा। बात क्लियर होगी सारी ये? अब ऐसे ही ना एक्सप्रेस ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। आई नीड टू इरेज दिस बोर्ड, मैं फिर से इसको अपडेट करती हूँ। सब कर दो क्लियर कैनवस? ये बोर्ड ना हैंग होना शुरू हो जाता है फिर। कुछ कुछ ऐसे अपडेट्स आ चुके हैं, पता नहीं क्यों। जूम ने अपडेट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किया, ये हैवी अब ले नहीं पाता है। मतलब यू नीड टू क्लियर द कैनवस, सारा कुछ इसमें से डिलीट करना है, हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट करो, देन इट वर्क्स क्विकली, वरना लैगिंग करनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से करना बच्चों। ये इसमें ना दो तरह की ट्रेन दी हुई है। देखो 8th और 10th में क्या फर्क है? 8th में सिर्फ एक ट्रेन दी थी, उसकी स्पीड को प्लस माइनस किया। यहाँ पे दो ट्रेन दे दी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस दे दिया। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर। कहते हैं कि स्टेशन के बीच में स्टॉप मत देखो, स्टॉपेजेस को छोड़ दो। तो हमने देखा एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो मैं क्या लिखूंगी? लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है? लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? x प्लस 11। उसके बाद कहा गया है टाइम। स्पीड निकाल ली, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया? 132/x। समझ में आ गया ये? फिर हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। अब किसकी स्पीड ज्यादा है? नाम के हिसाब से पता लग जाएगा किसकी स्पीड ज्यादा है। एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या होगा? कम, है ना? तो हम क्या करेंगे? कितना डिफरेंस है? 1 आवर। फिर से 1 आवर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगी? पहले किसको लिखेंगे दोनों टाइम में से? एक्स वाले को लिखेंगे कि एक्स प्लस 11 वाले को लिखेंगे? एक्स वाले को। 132/x माइनस 132/x+11 इज इक्वल टू 1। लीनियर इक्वेशंस में वी गो फॉर डिस्टेंस, उनको इक्वेट करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक में ना टाइम को ही इक्वेट कर देते हैं।
अब इसके बाद इसको सॉल्व किया, x प्लस 11 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x इज इक्वल टू 1, 132x प्लस 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो 1452 को मैं फैक्टराइज कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। 2726 देन 2 3 6 3 देन 3 1 2 1। तो मुझे 11 11 मिल गया। तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x। यहाँ पर बच्चों प्लीज कर लेना, आइदर x माइनस 33 इक्वल टू 0 और x प्लस 44 इक्वल टू 0, ये जरूर लिख लेना। उसके बाद लिखना देयरफॉर आइदर x इज 33 और x इज इक्वल टू माइनस 44 रिजेक्टेड एज द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 kilometers per hour, speed of express train 44 हाँ तो 33 प्लस में है माइनस 44 है। हम्म बिल्कुल क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 9 करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में भी आ जाता है। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less, हाँ 10 hours दिया हुआ है, 10 hours less than the smaller one to fill the tanks separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दो टैप्स हैं, ठीक है। तो किसको लेट सपोज करें, लेट द टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय larger diameter by tap of larger diameter, जिसे मैं larger pipe बोल देती हूँ, larger tap is equal to x hours. Therefore time taken by smaller pipe, स्मॉलर पाइप का टाइम कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। कितना ज्यादा है, 10 आवर्स, तो कितना हो जाएगा x प्लस 10। फिर मैंने क्या कहा था, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये देखो 1/x प्लस 1/x प्लस 10। अब गलती क्या होती है, ये टाइम ना फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका भी रेसिप्रोकल करना है। दैट इज द ओनली मिस्टेक दैट वी डू हियर। इस क्वेश्चन को ना रट्टा मार के सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे पास एक बच्चा था, वो कहता मैम मुझे नहीं पता, वो कहती सच में कहती नहीं, कहती मुझे नहीं पता मैम क्या है, मुझे रट्टा लगा हुआ है इसका, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दो मुझे रट्टा लगा हुआ है कि टाइम का रेसिप्रोकल करना है। हाँ 70
तो नॉर्मल फ्रैक्शन में ही लिखेंगे बेटा, 1/x प्लस 1/x/10 फ्रैक्शन में आ गया है 75/8, तो इसको लिख देंगे 8। हाँ, टाइम को भी रेसिप्रोकल, जो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है ना उसको भी रेसिप्रोकल करना है। और वो जो ये क्वेश्चन है ना ऐसे वाले, इसमें हर एक क्वेश्चन में, इसके भी अलावा जो क्वेश्चन दिया है 9/3/8, इसके हर एक क्वेश्चन में टाइम ना मिक्स फ्रैक्शन करके ही दिया हुआ है। गलती यही होती है। इवन वंस आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कोई बच्चा लेकर आया, मैं उसको 75/8 करके सॉल्व कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। दैट्स व्हाई आई से कि इसको बहुत ध्यान रखना है। 75/8 से कह रही फैक्टर्स क्यों नहीं हो रहे, देन वी रियलाइज की गलती बहुत कॉमन होती है। क्लियर हो गया इतना? इसको सॉल्व कर लो आप। x+10, मैं कब ये सॉरी सहज, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। 2x+10, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8x² प्लस 10x। करो भाई सॉल्व इसको, उसके बाद छुट्टी है। आज टाइम बहुत जल्दी पास हुआ है, क्लास बहुत छुट्टी लगी है आज। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, समझ में आए? 60 एंड 16, 10, 35 डिफरेंस थोड़ी ना होगा। 60 एंड, बिल्कुल ठीक है, 60 ठीक है बिल्कुल। 60 एंड 10 तो 600 हो गया, 375। 60 में से क्या माइनस करोगे कि 35 आ जाएगा? 25। समझ में आ गया? 60 अगर सही निकाला है ना। हाँ, 375 इंटू 4 किया ना मैंने, तो मुझे पता है ये 125 इंटू 3 होता है, इंटू 4। मैंने कुछ नहीं किया, 125 को ही फर्दर ब्रेक कर लिया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। आई यूजुअली गेट वेरी लकी, यहाँ पर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। हाँ, कि मैंने जो ऑर्डर लिखा ना उसमें मुझे फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि फैक्टराइज करती रहूँ उसको स्टेप बाय स्टेप। नहीं बता, ये भी लेना जरूरी है ना। x-15, तो यहाँ गया हमारे पास x = 15 किलो आवर्स। सो द लार्जर पाइप टेक्स 15 आवर्स, लार्जर पाइप का टाइम है 15 आवर्स, और स्मॉलर पाइप का टाइम है 25 आवर्स। इतना क्लियर हो गया? देखो,
चलो, कितना भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल तक होता है वो टेस्ट में आएगा। स्टेटमेंट प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। ठीक है, टेस्ट